त्याग्वा दिने करते द्रव्य गुण पर्याय और जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसानता के पर यथार्थ जग का जो किया उपकारी वंदे नाशत बारे वंदे नाशत हाँ किरण जी भाई साहब, षटगंडागम ग्रंथ का षटगंडागम ग्रंथ को जो बारंबार बंद प्रक्रिया नाश कर हो जाऊ भव पार। षटखंडाम ग्रंथ का नित्य करूँ स्वाध्याय, कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। षटखंडावजन मुग्धा जी। त्रिभुवन सिर से हरये भव भयगा पादु निग्रदे कणम सिद्धे जीवठाणस्ता मलिन गुण चूर्णियम मोक्षम अरहंत भासियतम गणहर देवे हि गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान महो वही शीर्षां पयाणी तु 12 कोटि सैन सुलख 83 ज्योति वरेण सहस 58 पंच वियाणी चया प्रणमामि जिणिंदवाणी। तीर्थंकर उपदेश श्रुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। अरे कितने कमाई मामूली कमाई नहीं कमाई। धौला टीका आचार्य विल्सन द्वारा विरचित उसकी पुस्तक नंबर 6 जिसका नाम है जीवस्थान चूलिका। इस चूलिका के अंदर 9 चूलिका हैं। हमारा 8वीं चूलिका का वर्णन स्वाध्याय चल रहा है और 8वां चूलिका का विषय है चारित्र मोह की 21 प्रकृतियों की शपणा। 8वीं चूलिका का क्या विषय चल रहा है अपना? चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों की शपणा। बात कहाँ चला था? सूत्र नंबर 14-15 में बात चल रहा था सकल चारित्र को प्राप्त करने वाला चारित्रम परिबद्धो। सूत्र का बोल था उसके अंदर कि चारित्र को प्राप्त करने वाला। तो आचार्य ने क्या होता सकल चारित्र, और सकल चारित्र के 3 भेद बताए थे। कौन कौन सा था? शैवक्षमिक चारित्र, औपशमिक चारित्र और शायिक चारित्र। यहाँ पर जिस चारित्र की अपन बात कर रहे हैं वो कौन सी है कि शायिक चारित्र किसको होता है कि जो जीव शपक श्रेणी चढ़ते हैं वही शायिक चारित्र को प्राप्त करते हैं। क्या होता है? 21 मोह की प्रकृतियों की शपणा होती है। चारित्र मोह की 21 प्रकृतियां कौन सी है ममता जी? 4 अप्रत्याख्यान, 4 प्रत्याख्यान, ये हो गई 8, 4 संजलन, 12, 9 कषाय लेना, सपोरण इन 21 प्रकृति की बात कर रहे हैं। इन्हीं 21 प्रकृतियों का जब जीव उपशम श्रेणी चढ़ता है तो उपशामना करता है, क्षय नहीं करता। लेकिन शपक श्रेणी में क्या विशेषता है कि यहाँ पर प्रकृतियों का क्षय भी करेंगे। क्षय का अर्थ क्या हुआ औषधोषी कि सत्ता से उन प्रकृतियों का नाश होना, मतलब सत्ता में भी नहीं रहेगी, क्योंकि ये शापक श्रेणी चढ़ने वाला केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा और फिर नियम से जो है मोक्ष को जाएगा, और सभी कर्मों की रहित अवस्था का नाम ही मोक्ष अवस्था है। मतलब सिद्ध भगवान जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया है। तो यहाँ पर अभी किसकी बात चल रही है? चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों की शपणा। ये चढ़ने वाला जीव कौन है बताइए अशोका जी। ये जीव मुनिराज है, मतलब मनुष्य गति के जीव है ना। 6ठे 7वें गुण स्थान में झूल रहे थे, उन्होंने शपक श्रेणी चढ़ा। 1 पॉइंट क्या बताया? कर्म मुनिराज बोलते कर्मभूमि की मुनिराज हो गए, बराबर है। कर्म दूसरा सबसे पहले हाँ ये बात है। और चौथा पॉइंट जो मुख्य है कि इनके आयु नहीं बंदी होनी चाहिए, मतलब इनके कोई भी अबद्धायुष्य कोई भी वेद नहीं है।
मतलब ये बात है मुख्य। मतलब न तो आयु कोई बंदी हो गई, शायिक सम्यक दृष्टि है, वज्र नारायण सैनन वाला है। यद्यपि वज्र नारायण सैनन से शायिक शपक नहीं चढ़ता है, लेकिन जो शायिक शपक श्रेणी चढ़ते हैं उनके वज्र नारायण सैनन होता है। जो शपक श्रेणी चढ़ते हैं उनकी कोई दूसरी आयु नहीं बनती है। क्यों? इसके कारण चढ़ता है, जीव अपने परिणामों की विशुद्धि के कारण चढ़ता है। प्रीति जी, मतलब लेना क्या है, जीव चढ़ता है अपने परिणामों की विशुद्धि के कारण। लेकिन जो जीव शायिक शपक श्रेणी चढ़ता है उसके वो अबद्धायुष होता है। जो जीव शपक श्रेणी चढ़ता है उसके वज्र नारायण सैनन होता है ना। जो जीव शपक श्रेणी चढ़ता है वह नियम से कर्म भूमि का मनुष्य होता है, नियम से। और क्या है कि वह नियम से मुनिराज होते हैं, पुरुष वेदी होते हैं। ये वो नियम से वही जीव चढ़ सकता है। यद्यपि भाव वेद की अपेक्षा देखें तो तीनों वेद की अपेक्षा, द्रव्य वेद की तरफ तो मुनिराज ही पुरुष वेदी है, लेकिन भाव वेद की अपेक्षा से तीनों वेद हो सकते हैं। और कौन से कषाय हो सकती है मंजुला जी? चारों कषाय हो सकती है। संजलन कषाय होगी, उसके नियम से मुनिराज 3 चौकड़ी कषाय का अभाव है, लेकिन संजलन क्रोध, संजलन मान, संजलन माया, तो कितने ऑप्शन बन गए? 4 संजलन कषाय और 3 वेद, मतलब 12 प्रकार से। मतलब क्या होगा? पुरुष वेद है, क्रोध कषाय सहित शपक श्रेणी चढ़े। पुरुष वेद है, मान कषाय सहित शपक श्रेणी चढ़े। पुरुष वेद है, माया कषाय सहित चढ़े। पुरुष वेद है, लोभ कषाय के साथ चढ़े। अगर स्त्री वेद है तो 4 भंग कैसे बनेंगे? बोलो उषा जी, केकरा स्त्री वेद के साथ शपक श्रेणी चढ़ने वाले के 4 भंग बोलिए। स्त्री वेद है, क्रोध कषाय भाव से से स्त्री वेदी हो, क्रोध कसाय का उदय हो। हाँ, हाँ, स्त्री वेदी हो, मान कसाय का उदय हो। और स्त्री से स्त्री वेद के साथ माया का, और स्त्री वेद के साथ ही लोभ का। इसी तरह से किरण भाई साहब नपुंसक वेद के साथ में आप लगा सकते हैं। नपुंसक वेद के साथ में नपुंसक वेद का उदय है, और मतलब भाव वेद की बात होता है अंदर से, ठीक है ना। नपुंसक वेद और क्रोध कषाय, नपुंसक वेद और मान कषाय, नपुंसक वेद माया कषाय, नपुंसक वेद और लोभ कषाय। मतलब कितनों के 12 भंग बन गए। कोई भी जीव इसके साथ में शपक श्रेणी को चढ़ सकता है, जो कंडीशन थी बराबर। अब ये शपक श्रेणी के गुणस्थान कितने होते हैं? 8वां, 9वां, 10वां और 12वां। क्या 11वां गुणस्थान आएगा? कहाँ गए मधु जी ग्वालियर? 11वां गुणस्थान शपक श्रेणी में आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो फिर क्यों कहते हैं सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ो पाने चिराराम? गुणस्थान को सीढ़ी कहते हैं। एक से ऊपर आपने पुस्तक भी देखी हुई है, अभी हमने बच्चों के यहाँ क्लास ली गुणस्थान की मंगलायतन में, तो उनको ये पढ़ा है सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ो पाने चिराराम, गुणस्थान को पार कर बन जाओ भगवान। तो गुणस्थान क्या सीढ़ी है, क्लास है? आप क्यों बोल रहे हैं? सीढ़ी है कि नहीं है? आप अन्ना जी की किताब देखिए, हमारे प्रीति जी से पूछ लेना, वहां पर देखो फोटो बना हुआ है सीढ़ी का, बनाओ फोटो, स्टेप बने हुए हैं। श्रेणी है, परंतु शपथ श्रेणी में गुण स्थान 10वें के बाद 12वें नियम है। हाँ, लेकिन इनको सीढ़ी क्यों कहा गया? और सीढ़ी नहीं है तो क्यों नहीं है? क्रम से एक के बाद एक गुण स्थान चढ़ रहा है, इसलिए सीढ़ी कहा है। लेकिन 10वें के बाद में बदलाव आएगा। 10वें के बाद में अगर सीढ़ी चढ़ेंगे तो ज्ञान, शपथ श्रेणी वालों के ऐसा नियम है कि वो 10वें 12वें भी जाते हैं। उससे नहीं, क्रम से तो फिर हम चढ़ता ही सीढ़ी नहीं है, पहले मेरा से ये डायरेक्ट मतलब नहीं है। चौथे में जाता है। उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी का मेरा नहीं है, वो विषय अलग है। मेरा ये मतलब कि 10 जो है इसको सीढ़ी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि एक से तो चौथे पे जाता है, दूसरा तीसरा स्किप हो जाता है। हाँ, दूसरा तीसरा तो आते समय रहता है। तो गुणस्थान सीढ़ी नहीं है, उसके 3 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट। पहले के बाद में चौथा होता है 1 पॉइंट, 7वें के बाद में छठा होता है 2 पॉइंट, तीसरा शपक श्रेणी वाला 10वें गुणस्थान से सीधा 12वें गुणस्थान में जाता है। अभी ममता जी ने तो अटेंड की थी हमारी क्लास, उनको पता ही है, थोड़ी देर के लिए आए थे, ममता जी आए थे उसमें, ठीक है ना। हमें मतलब रोज हमारी यहाँ पर क्लास चलेगी 6:30 से 7:15 गुणस्थान की क्लास चलेगी यहाँ पर, और उसके बाद में अपने 7:30 से जो है अपनी ये धवला जी की क्लास चलेगी। तो देखो ये ध्यान रखो, गुणस्थान सीढ़ी भी और नहीं भी है, जैन धर्म में दोनों बात है। होने की अपेक्षा से सीढ़ी नहीं है, क्योंकि पहले के बाद में सीधा चौथा गुणस्थान होता है, 7वां गुणस्थान पहले होता है, बाद में छठा होता है, 10 से सीधा 12 जाता है। तो होने की अपेक्षा से नहीं है। लेकिन भावों की विशुद्धि की अपेक्षा देखें तो गुणस्थान सीढ़ी है। इसका अर्थ क्या हुआ जय श्री श्राव, कि अगर तीसरे गुणस्थान और चौथे गुणस्थान की कंपेयर करेंगे
तो तीसरे गुणस्थान से चौथे गुणस्थान की विशुद्धि अधिक होगी। ये बात जरूर है कि सातवां पहले होता है और छठा बाद में होता है, लेकिन छठे के सातवें की विशुद्धि करेंगे, कंपेयर करेंगे तो छठे में विशुद्धि कम है और सातवें में ज्यादा है। दोनों मुनिराज है, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, लेकिन छठे गुणस्थान में 15 प्रमाद है, तो प्रमाद रूपी जो अशुद्धि है वो छठे गुणस्थान में है और सातवें गुणस्थान में नहीं है। तो शुद्धि की वृद्धि की अपेक्षा गुणस्थान सीढ़ी है, लेकिन होने की अपेक्षा मतलब कैसे प्राप्त करता है कि पहले से चौथा प्राप्त करता है, चौथे के बाद में दूसरा या तीसरा गुणस्थान होगा, कभी पहले होगा ही नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा जाए तीसरा जाए। तो होने की अपेक्षा गुणस्थान न सीढ़ी है, न क्लास है, न लेडर है। हमारी यहाँ पर शपथ श्रेणी की बात चल रही है। शपथ श्रेणी में 4 गुणस्थान है, 8वां, 9वां, 10वां और 12वां। ये जीव जो शपथ श्रेणी चल रहा है चारित्रमोह की शपना करने का, वह सबसे पहले अधकरण करता है, जो कि 7वें गुणस्थान में सातिशय प्रमत्त अवस्था में करता है। उसके बाद में अप्रकरण गुणस्थान आता है, वहां पर जो 4 बातें अधकरण में हो रही थी, प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि है ना, देखा था अपन, स्थिति बंधापसरण, प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ना और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटना, ये अध प्रवर्तन में हो रहा था। इसके बाद में 8वें गुणस्थान में आया तो 4 अन्य आवश्यक और हो गए। मधु जी ग्वालियर बताइए कौन कौन से हुए आदेश? स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, और कौन से हुए बोलो? गुण श्रेणी और गुण संक्रमण, ये सब चालू है 8वें। उसके बाद में जीव जाता है 9वें गुणस्थान। 9वें गुणस्थान का क्या नाम है उषा दोषी? 9वें गुणस्थान का नाम बताइए, कौन बताएगा? अनुवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण, हाँ कौन बताएगा? आशा बहन बताएंगे 9वें गुणस्थान का नाम। हमें पूरा नाम मिल गया, उषा दोषी को पूरा नाम मिल गया है, हमने उनको अनम्यूट कर रखा है क्योंकि एक हाल में बैठे ना, इसलिए। पादर संप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयत उपशमक और शपथ। हाँ, ये शपथ, ये उपशमक की बात नहीं चल रही है, अपने शपथ की बात चल रही है। शपथ बादर। अब इस 9वें गुणस्थान के 2 भाग हैं, एक का नाम है सवेद और दूसरे का नाम है अपगत वेदी। बराबर किरण जी भाई साहब? सवेद और अपगत वेदी। जब सवेद भाग कब है? जब यह जीव नपुंसक वेद की भी शपना कर चुका है, स्त्री वेद की भी शपना कर गया है, पुरुष वेद की शपना तो कर चुका है, लेकिन नवक समय प्रबद्ध अभी बाकी है। लेकिन 6 नौकषाय की शपना जब कर दिया है तब यह जीव अपगत वेदी होता है। 9वें गुणस्थान क्या होता है? अपगत वेदी। तो किसकी बात कर रही है? जिस जीव के 6 नौकषाय की भी शपना हो चुकी है और सत्ता में केवल नवक समय प्रबद्ध पुरुष वेद का बाकी है, उस जीव को कहते हैं अपगत वेदी। क्या कहते हैं उसके? अपगत वेदी। इस अपगत वेदी के 4 भाग हैं। पहले भाग में माने क्या होता है? जिसका वेद निकल गया, गत वेदी। मतलब वेद, तीनों वेदों का जो उसके एक भी वेद का उदय नहीं है, उसको कहते हैं अपगत वेदी। ये अपन दूसरी पुस्तक में उन्होंने इसका नाम दिया था अपगत वेदी। मतलब न किसी भी वेद तो है, नवक पूछ रही हूँ मैं तो है, आपने कहा ना नवक रह जाता है पुरुष, नवक समय उसका, हाँ, लेकिन उसका उदय नहीं होता, वो रहता है। मैंने कहा रहा, मैंने सत्ता में रहता, उदय नहीं रहता। उदय तो रहेगा तब तक तो वेद में सवेद भाग कहेगा। वह अभी अपगत वेदी हो चुका है, लेकिन जो वेद भाग के अंत में जो उसका बंध बंधा था, मतलब पहले 4 समय जिस आवली प्रमाण पहले बंधा था और जिसका अबाधा काल चल रहा है, ऐसा नवक समय प्रबद्ध वो अभी भी पड़ा हुआ है। जीव अपगत वेदी हो गया है, इस वेद का उदय नहीं होगा, ये संक्रमण होकर निकल जाएगा, क्रोध में संजलन संक्रमण होकर निकल जाएगा। इसलिए इसकी उदय नहीं, जिसको अपगत वेदी कहा है। उदय की नहीं, सत्ता में पड़ा हुआ है, सत्ता में पड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, ये बात है। तो अपगत वेदी जीव जिसकी अपनी यहाँ बात चल रही, कौन सा जीव है? जिसने 6 नौकषाय की शपना कर चुका है, जिसके केवल पुरुष वेद का नपुंसक वेद बना हुआ है। ऐसा अपगत वेदी जीव के 4 भागों में बांटा था। पहले भाग के अंदर 4 कषायों का उदय, दूसरे भाग के अंदर केवल क्रोध का नहीं है, बाकी 3 कषाय है भी उसके उदय। ठीक है ना। और आगे कौन सा था? केवल माया और लोभ, और अंत में कौन सा? लोभ।
अपने पहला भाग जो अपगत वेदी का है, जिसको अपन कहते हैं क्रोध वेदक वाला जीव, देखो यहीं देखिए क्रोध है, इसके 3 भाग किए थे, 1/3 1/3 1/3। पहले भाग को क्या कहा था? अश्वकरण कारक। क्या कहा था? अश्वकरण कालक का। दूसरे को कहा, इसके अंदर क्या करता है अश्वकरण कालक में? क्या करता है अशोका जी? अपूर्व स्पर्धकों की रचना कहता है। तो पहला भाग को कहेंगे क्रोध वेदक काल के पहले भाग को क्या कहेंगे? अश्वकरण कारक सहित अपूर्व स्पर्धक की रचना। दूसरे भाग का नाम क्या? कृष्टिकरण। तीसरे भाग का नाम क्या है प्रीति जी? कृष्टि वेदन, क्रोध की कष्टि का वेदन करने वाला। तो ये क्रोध कषाय का जो पहला पोर्शन, जो चारों कषाय उदय है, उसके 3 भाग के पहले भाग में अश्वकरण रूप क्रिया के द्वारा, मतलब लोभ का सबसे स्तोक अनुभाग करता है और क्या करता है? चारों कषायों के अपूर्व स्पर्धक की रचना करता है। जो सत्ता में पड़े हुए थे उनसे बहुत अनुभाग घट गया, तो इनको बोले अपूर्व स्पर्धक। दूसरे 1/3 भाग में क्या किया उसने? अब उन अपूर्व स्पर्धकों की कृष्टिकरण किया। क्या क्या? कृष्टि बनाई। कृष्टि कितनी बनाई थी? बोलो मधु जी ग्वालियर, कितनी कृष्टि बनाई थी? चारों कषाय की, एक कषाय की 3 बनाई थी, चारों कषाय की 12 कृष्टि बनाई थी। 12 है ना? क्रोध की 3 कृष्टि, माया की 3, मान की 3 कृष्टि, मान की 3 कृष्टि, माया की 3 कृष्टि और लोभ की 3 कृष्टि। चारों कषाय की 3-3 कृष्टि, 4 में 3 का गुणा करेंगे तो कुल कृष्टि 12 हो गई। ये कार्य हुआ कृष्टिकरण काल में हुआ। अब जब कृष्टिकरण के बाद में अब तीसरा जो भाग है उसका नाम था वेदक काल। क्या हुआ? वेदक, कृष्टि का वेदन। लेकिन अब किसका वेदन कर रहा है? अभी केवल क्रोध की कृष्टि का वेदन करने वाली बात चल रही है। तो हमारे यहाँ पर 385 पेज पर उस जीव की बात कर रही थे जो प्रथम समय वेदक है। ये 385 पर धवला है। हाँ पढ़िए, यहाँ पर, यहां से अपने को पढ़ना है। ये पहले प्रकार से कृष्टियों के प्रथम, पढ़िए उषा जी केकरा, कृष्टियों के प्रथम समय वेदक के 385 पेज है कृष्टि। ठीक है जी। कृष्टियों के प्रथम समय वेदक के मान की प्रथम संग्रह कृष्टि में कृष्टियों के असंख्यात भूभाग बंधते हैं। शेष संग्रह कृष्टियां नहीं बंधती हैं। इसी प्रकार माया और लोभ के भी कहना चाहिए। कृष्टियों का प्रथम समय वेदक 12 संग्रह कृष्टियों के ऊपरी भाग में उत्कृष्ट कृष्टि को आदि करके एक एक संग्रह कृष्टि के असंख्यातवें भाग मात्र कृष्टियों को समय समय में नष्ट करता है। क्रोध की प्रथम कृष्टि को छोड़कर शेष 11 कृष्टियों के नीचे और उनके अंतराल में अपूर्व कृष्टियों को रचता है। रुकेंगे। अब देखो यहाँ पर लिखा था, क्या लिखा था आशा बहन? कौन बताएगा मुझे? समझाएंगे आप? क्या लिखा है यहाँ पर? कृष्टियों के प्रथम समय वेदक की मान की। तो किसका वेदन कर रहा है? मान का, कहाँ लिखा है? मान का 385 पेज का दूसरा पैराग्राफ जब भी पढ़ा उषा जी ने, 385 पेज। क्रोध का, क्रोध का। हाँ ये इन्होंने बोला क्रोध का, आशा बहन बोल रहे हैं मान का लिखा वहां पर। नहीं, मैंने क्रोध ही बोला है। अच्छा तो फिर मान क्यों लिखा वहां पर? मान के प्रथम समय संग्रह कृष्टि में लिखा है। हाँ बहुत सरल है, क्रोध मान में मिल गया ना, क्रोध मान में मिल गया ना। लेकिन यहाँ तो बंधने की बात लिखी है। जहाँ लिखा उसके, मुझे अभी 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 क्रोध मान में, अभी क्रोध का वेदक चल रहा है, अभी मिला नहीं, अभी मिलेगा, मतलब मिलने का कार्य चल रहा है अभी। अभी तो मतलब अभी क्रोध का वेदक काल है, तीसरा भाग है अभी। क्रोध का पहला भाग था अब काश्वकरण सहित अपूर्व स्पर्धक की रचना करना, दूसरे में कृष्टिकरण किया, अब क्रोध की कृष्टि को वेदन कर रहा है। अब बात तो वेदन कर रहा है और उसमें मान की बात क्या आ गई है? हाँ तो वो देखो क्रोध का वेदन कर रहा है, इसलिए अब आगे मान आएगा, मान का हाँ, प्रथम समय आएगा। नहीं वो आगे की बात आएगी, अभी आएगी वो बात। जब तब तो क्रोध वो रहेगा, तब मान, तब उसका नाम हो जाएगा मान का वेदक, जब ये मान की कृष्टि करने कृष्टिकारक आएगा। अब ये क्रोध का ही है। ये इसलिए कह रहा है, सुनो अब सुनो ध्यान से। अब हाँ बताओ, अच्छा बताइए। तो क्रोध के जो 3 भाग हुए, फिर वो तीसरे भाग में से जो अंश बचेगा उसका तो वो इसके मान के पहले भाग में देगा। नहीं,
अभी हम देने की बात नहीं कर रहे हैं, वहां लिखा आप पढ़ो, वहां पढ़ो है, बंधने की बात कर रहे हैं। वहां लाइन क्या लिखी है अभी उसको पढ़ो। ऐसा है, उदय क्रोध का चल रहा है, वेदन क्रोध का कर रहा है, लेकिन बंद तो चारों कषाय रही है ना। अरे बनती तो चारों कषाय है एक साथ, उदय एक कषाय का होता है लेकिन बनती चारों कषाय। तो ये जो वेदक के जब ये क्रोध वेदक का काल चालू हुआ तो पहले अपन ने ऊपर जो पढ़ा था ना, क्रोध के साल में कैसे कैसे करता है, किसका उभय रूप है, वो सब कृष्टिक बात हो गई है। लेकिन मान कषाय भी बन रही है, तो ये यहाँ पर बताया कि वो क्या है, कृष्टियों के प्रथम समय वेदक के, मतलब क्रोध की कृष्टि की बात चल रही है, उसका वेदन करने वाला, मतलब उदय में किसको वेदन है, उसका किसका, क्रोध का है। लेकिन उसमें मान भी बन रहा है नहीं, तो मान कहाँ बन रहा है, मान की प्रथम संग्रह कृष्टियों के असंख्यात बहुभाग बनते हैं, मतलब मान कषाय, चारों कषाय बनती है। अभी अब मान कषाय की बात बता रहे कि मान कषाय भी बनती है, शेष संग्रह कृष्टियां नहीं बनती है। क्या बताया था, संग्रह कृष्टि कितनी थी, मान की कितनी थी, 3, क्रोध की कितनी थी, 3। ये क्या बोलते हैं कि जो बंद होता है वो पहले कृष्टि में होता है, बाकी कृष्टियों में नहीं होता। बाकी में दूसरी तीसरी कृष्टियों में बंद नहीं होता है, बंद किसमें होता है, प्रथम कृष्टि का। देखो ध्यान देना, जीव ने कितनी कृष्टियां बनाई थी, 12, क्रोध कषाय की 3, मान की 3, माया के 3 और लोभ के 3। तीनों का नाम क्या, पहले प्रथम संग्रह कृष्टि, द्वितीय संग्रह कृष्टि, तृतीय संग्रह कृष्टि। मान की प्रथम संग्रह कृष्टि, मान की द्वितीय संग्रह कृष्टि, मान की तृतीय संग्रह कृष्टि, ऐसे माया की और ऐसे लोभ की। जो बंद होता है, चारों कषाय का बंद हो रहा है। जब क्रोध का उदय चल रहा है, जब तक क्रोध बन रहा है तब तक 4 हो, जब मान का चलेगा तो क्रोध का नहीं बंदेगा तो 3 का बंद होगा, जब माया का होगा तब 2 का बंद होगा, और जब लोभ होगा तब लोभ का बंद होगा। जब तक बात बता रहे, जब तक चलता है बंद, अभी तो चल रहा है, लेकिन ये बंद कहाँ होता है, पहली बंद से पहली संग्रह कृष्टि में लेना, और बाकी कृष्टियों में बंद नहीं होता है। ये बात आचार्यों ने बताई। हम बताएंगे संक्रमण 2 तरह से बात करने वाला आगे, बंद का द्रव्य और संक्रमण का द्रव्य, अभी बात आने वाली है। अभी सिर्फ उन्होंने बोला कि बनते कहां पर है, कि बनती केवल प्रथम संग्रह कृष्टि में बंद होता है। मान की प्रथम संग्रह कृष्टि में मान का, क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि में क्रोध का, माया की प्रथम कृष्टि में उसका, और लोभ की प्रथम कृष्टि में लोभ का। या समझ गए बंद में। तो बाकी में क्या होता है कि वो संक्रमण वगैरह की बात आगे आएगी, थोड़ी देर में अपन उसको पढ़ेंगे। अब आगे का पढ़ते हैं, चलिए पढ़िए, आगे का पढ़िए। शंका, शंका पढ़िए, अशोक जी पढ़िए, अशोक जी पढ़िए। अपूर्व कृष्टियों को किस प्रदेशाग्र से रचता है? समाधान, बध्यमान और संक्रम्यमान प्रदेशाग्र से उन अपूर्व कृष्टियों को रचता है। बध्यमान प्रदेशाग्र से स्तोक अपूर्व कृष्टियों को रचता है, किंतु संक्रम्यमान प्रदेशाग्र से असंख्यात गुणी अपूर्व कृष्टियों को रचता है। जो बध्यमान प्रदेशाग्र से अपूर्व कृष्टियां रची जाती है, वे 4 प्रथम संग्रह कृष्टियों में रची जाती है। रुको, ठीक है ना, बध्यमान प्रदेशों की जो बताएगी वो प्रथम संग्रह। अब ये एक शब्द आ गया अपूर्व कृष्टि। अभी पहले तो कृष्टि बनी थी, अभी क्रोध में क्या बन रही है, अपूर्व कृष्टि बन रही है। क्या मतलब हुआ, जैसे पूर्व स्पर्धक बने थे और अभी मतलब जो पूर्व कृष्टि बनी थी उसका ही अनुभाग और कम कर जो बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अपूर्व कृष्टि। मतलब जो बाद में बनी, पहले बनी उसको क्या कहा था, पूर्व, और बाद में कहा था अपूर्व बनी। अपन ने पहले नाम से था पूर्व स्पर्धक और अपूर्व स्पर्धक, वो उसने तो वहां पर क्या था, जो संसार अवस्था में पूर्व पाए जाते थे उससे कम अनुभाग वाला। यहां पर क्या शब्द आ रहा, पूर्व कृष्टि और अपूर्व कृष्टि। पूर्व संग्रह कृष्टि मतलब जो 12 कृष्टियां बनी थी पहले, उनको तो कहा पूर्व कृष्टि, और उनके बीच में अंत में अवयव भी थी, उनके अंतराल भी थी। अब ये बोल रहे हैं कि मान कषाय की जो है उनकी भी जो है वो अपूर्व कृष्टि बना रहा है। तो क्या बताएगा कि मान कषाय की जो बंद द्रव्य से बनने वाली है अपूर्व कृष्टियां, वह केवल प्रथम संग्रह कृष्टि में ही बनेगी। क्योंकि अभी मैंने पहले बताया था कि बंद जो है पहले कृष्टि में, प्रथम संग्रह कृष्टि में होता है, बाकी दूसरी तीसरी में नहीं होता। संक्रमण तीनों में होगा। संक्रमण की बात करेंगे तो 12 में हो जाएगा, लेकिन बंद की बात करेंगे तो 3 की बात करेंगे। अभी अपूर्व स्पर्धक रच रहा है तो बंद के इस पर कहां रचेगा कि पहले संग्रह कृष्टि में रचित करेगा। चलिए हाँ पढ़िए अशोका जी, अब अशोका जी पढ़िए, उन कृष्टियों को पढ़िए। उन कृष्टियों को किस स्थान में रचता है?
प्रश्न। समाधान, एक एक संग्रह कृष्टि की अवयव कृष्टियों के अंतरालों में रचता है। रुकेंगे, जो एक-एक अभी आगे संग्रह पेज में पढ़ना। क्या बोला आप ही बताइए अशोका जी, आपने पढ़ा क्या बोला? पेज नहीं पढ़ना। एक एक संग्रह कृष्टि जो है तो हम्म। उसकी अवयव कृष्टियों के अंतरालों में रचता है। जो अवयव है हाँ, उसके अवयव 3, कृष्टि तो किसे उनके कहा जो था और अंतर कृष्टि किसे कहा था? अंतर कृष्टि तो पूर्व कृष्टि को कहा ना, जो संग्रह कृष्टि हुई। अंतर पड़ता है उसको। नहीं, आप जो अभी उनके पढ़े बीच में जो अंतर हुआ, ये अभी की बात नहीं, ये पहले पढ़ चुके हैं। अभी अपूर्व कृष्टि की तो बात हाँ आ जाइए। ठीक है। तो वो जो उनमें तीन तीन जो उनके भाग हुए थे, उन तीन तीन के बीच में जो अंतराल हुआ, हाँ, नीचे और जो ऊपर। मैंने एक एक संग्रह कृष्टि के बीच में जो अंतर अवयव है उनके बीच के अंतराल की बात चल रही है। किसकी चल रही है? एक एक संग्रह। दूसरा अंतराल का था कृष्टि अंतर, मतलब एक संग्रह कृष्टि से दूसरे कृष्टि के अंतर को संग्रह कृष्टि कहा था, जिसको मैंने बादाल में बनाया था, 16 बादाल 32 बादाल, वो अलग अलग करके बताया था ना अंतर को, उसको कहा था। मतलब पहली संग्रह कृष्टि से दूसरी संग्रह कृष्टि के बीच के अंतर को कहेंगे कृष्टि अंतर। क्या कहेंगे उसको? कृष्टि अंतर। और जो अवयव जो है, मतलब एक संग्रह कृष्टि के जो अवयव है उसके अंदर के, जैसे दो फ्लैट है तो एक फ्लैट में जो अलग अलग रूम है वो बात अलग अलग हो गई, और दूसरा फ्लैट है उसका अलग मार्केट अलग अलग है, तो एक संग्रह कृष्टि अलग है, दूसरी संग्रह कृष्टि अलग अलग है। तो यहाँ पर किसकी मिसाल दीजिए? बोले अवयव कृष्टि बोले तो एक संग्रह कृष्टि के अंदर की कृष्टि की बात है, उनके बीच में जो अंतराल है उसके अंदर भी यह अपूर्व कृष्टि बनाता। ये बात अभी अशोका जी ने पढ़ी है। अब आगे की बात पढ़ेंगे, अपन विषय को धीरे धीरे लेंगे ताकि ये समझ, ये विषय है बहुत इंटरेस्टिंग। जब तक नहीं समझ में आएगा, इतनी इंटरेस्टिंग बातें आने वाली हैं और आ रही है। बस ये कि शब्द नए हैं और पहली बार हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कठिनाई महसूस हो रही हो, लेकिन अपन इतना मंद स्पीड से चल रहे हैं कि आपको अवश्य समझ में आना चाहिए। अरे ये तो पता चल गया कि 12 कृष्टि बनती है, 3 भाग होते हैं, अश्वकरण किसे कहते हैं, कृष्टि स्पर्ध की रचना होती है, फिर कृष्टियों की रचना हुई, अब उसके वेदन करते हैं। ठीक बात है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। चलिए आगे पढ़िए अशोका जी। पंडित जी अव्यय कृष्टि थोड़ी से समझाओ ने। ये नहीं ऐसा है क्या? अव्यय कृष्टि जो 1, 4 और 8 करके लिया वो अव्यय कृष्टि हो गई। देखो अव्यय मतलब उसके कहते हैं पार्ट, अव्यय कहते हैं वही पार्ट ना, 1, 4 और 8 लिया ना, वो अव्यय हो गए। हाँ, अलग अलग लिए उसके 1, 4, 8 लिए, वो अवयव हो गए, बिल्कुल बराबर हो गया, अवयव उसके। एक संग्रह कृष्टि के अंदर जितने अलग अलग कृष्टियां हैं उसका संग्रह कहा ना, किसका संग्रह किया? जैसे द्रव्य संग्रह, तो कितने हो गए उसके अंदर? 6 द्रव्य हो गए, लेकिन 2 हो गए, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। अजीव द्रव्य के अंदर अजीव द्रव्य संग्रह हो गया कि हाँ हो गया, लेंगे पुद्गल धर्म धर्म आकाश और काल, ये उसके अवयव हो गए। और इधर जीव के लेंगे तो संसार जीव और मुक्त जीव, मतलब संग्रह नाम दिया ना उसको। तो जो संग्रह कृष्टि बनी, 12 संग्रह कृष्टि बनी, एक संग्रह कृष्टि के अंदर जो अवयव वाली है उसको जो संग्रह कृष्टि का, कृष्टि अंतर का, उसको कहा कृष्टि के, एक कृष्टि के अंतर को कहा अंतर कृष्टि का। वहां पर भी अपूर्व कृष्टि की रचना होगी दूसरे समय में। चलो ये पहले बता रहे, आगे चलिए। इस कृष्टि वेदक के काल में आगे का चलना, नेक्स्ट पेज में। क्या सब कृष्टियों के, एक मिनट, यहाँ शंका है, क्या सब कृष्टि अंतरालों में कुल अपूर्व कृष्टियों को रचता है या सब अंतरालों में नहीं रचता? जो बीच में अंतराल है कि सभी में कृष्टियों की रचना करता है क्या अपूर्व कृष्टियों की? समाधान, सब कृष्टि अंतरालों में उनकी रचना नहीं होती। शंका, यदि सब कृष्टि अंतरालों में नहीं रची जाती तो किन अंतरालों में अपूर्व कृष्टियां रची जाती हैं? समाधान, वर्धमान कृष्टियों का जो प्रथम कृष्टि अंतर है उसमें उनकी रचना नहीं होती। इस प्रकार असंख्यात फल्योपम के प्रथम वर्गमूल मात्र असंख्यात कृष्टि अंतरालों को लांघ कर प्रथम अपूर्व कृष्टि रची जाती है। हाँ रुकेंगे अपने, उन्हें इतने ही अभी रुक जाएंगे, हाँ समय भी हो गया, अपने को फिर से लॉग इन करना। अभी तक अपन ने सिर्फ ये बताया, अभी चल रही है बद्यमान द्रव्य से कृष्टि की रचना, अपूर्व कृष्टि की रचना है। तो बताया कि पहली कृष्टि के अंदर संग्रह कृष्टि में होती है, बाकी में नहीं होती, इतनी बताई। फिर क्या बता रहे हैं कि कहाँ होती है? अंतर में होती है, सब जगह होती है, सब जगह नहीं होती है। पहला जो अंतर है वहां नहीं, तो उसके बाद में उसकी रचना होती है।
इतनी बात बताइए। इस विषय को धीरे धीरे पढ़ेंगे, हम फिर से लॉगिन करके पुनः समझेंगे। अभी बात चल रही किसी चल रही है, क्रोध वेदक काल में जो कृष्टिका वेदन कर रहा है उस समय क्या बन रहा है कि अपूर्व कृष्टिया बनती है। वो अपूर्व कृष्टिया कहाँ बनती है कि दो जगह बनती है। दो जगह कहाँ पर बनता है, एक कृष्टि जो संग्रह कृष्टि, दो संग्रह कृष्टि के बीच में बनती है, और जो कृष्टि के अंतर है, अंदर जिसको अवयव कहा, उसके बीच में बनती है। अब उसके बीच में बनती है तो बंद द्रव्य से कहां पर बनती है, क्या सब जगह बनती है, इस बात का यहाँ पर खुलासा किया जा रहा है, जिसका और विशेष खुलासा अपने को अगले सेशन में होगा। अभी समय पूर्ण हो गया है, हम यहाँ पर जो है भगवान महावीर की जय बोलकर पुनः तुरंत लॉगिन करेंगे। बोलो भगवान महावीर की जय।